का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए यह भंग पीने का दिन था। महीनों पहले से भंग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भांग पीने का न्योता भी दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वह भंग धोना था। मोहल्ले के 2-4 लड़के और 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। भंग धुलने लगी। कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे। 2 आदमी सिलवट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुंचे। यह जमघट देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना? वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, जरूर जरूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन? कमला प्रसाद ने कहा, अजी मीठी पिलाओ या नमकीन? क्या मगर यार, केसर और केवड़ा जरूर हो। किसी को भेजिए मेरे यहाँ ले आए। किसी के लड़के को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी के पास ना चला जाए, नहीं तो मुफ्त में गालियां मिलें। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार बसंत कुमार, धर्मपत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। वसंत कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ तो यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद ने कहा, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा कभी तुमसे नहीं रूठती? वसंत कुमार ने कहा, कभी नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, कभी किसी चीज के लिए हट नहीं करती? वसंत कुमार ने कहा, कभी नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, तो यार तुम बड़े ही भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर कहीं पर भी घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। वसंत कुमार ने कहा, तो सिनेमा देखने ना जाया कीजिए। कमला प्रसाद ने कहा, वाह वाह, यह तो तुमने खूब कही। कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, तो फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों? अच्छी बात है। कल दिन भर से घर से नहीं निकलूंगा। देखूं तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी। प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता। आज जो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीजें भेज देता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊं आप ना बनवाइएगा। यहाँ इस फन के उस्ताद हैं। मौरूसी बात है, दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं। उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल की नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर गए। वसंत कुमार किसी काम में अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी की वफा के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे। पूर्णा को कुछ खातिर न कर सके थे, पर अब की बार उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे। एक दो छोटी छोटी चीजें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा लग रही थी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आंखों में बिठा लूं। पूर्णा ने उपटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो, मैं तो पहले ही से बैठी हुई हूँ। वसंत कुमार ने कहा, जरा स्नान करता आऊं। कमला प्रसाद बाबू अब 10 बजे के पहले ना लौटेंगे। पूर्णा ने कहा, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूं, फिर नहाने जाना। वसंत कुमार ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं उपटन न मलवाऊंगा। लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा ने कहा, वाह, उपटन क्यों नहीं मलवाओगे? आज की तो यह रीति है, आके बैठ जाओ। वसंत कुमार, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपट कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी शरीर पर पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे? वसंत कुमार ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा ने कहा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे, यहीं नहा लेना। वसंत कुमार ने कहा, नहीं, आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा ने कहा, अच्छा, तो जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगे। नहाते वक्त तुम बहुत देर तैर जाया करते हो। पंडित जी उबटन मलवा कर स्नान करने चले गए। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे। कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे।
यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी-धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर-उधर कलोलें करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज़ दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए झुमके बनाऊं। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हृष्ट-पुष्ट आदमी थे। बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है, यह ना सोचा था कि ज्यों-त्यों मैं आगे बढ़ूँगा, फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट में बीच धार में पहुँच गए, मगर वहाँ जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। अब कुछ थकान मालूम होने लगी थी, किंतु बीच में कोई टीला ऐसा न था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते। फूलों तक पहुँचे पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल पड़ गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिर उनके दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहाँ से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ-पाँव ढीले पड़ गए। आस-पास कोई नाव या डोंगी न थी और न ही किनारे तक आवाज ही पहुँच सकती थी। समझ गए, यही जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय! वह उनकी वाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम था कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा, पर हाथ-पाँव हिल न सके। तब उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में बसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। Thank you for watching.